I request My Lord Shri Justice Sujoy Paul, Honorable Chairman Governing Council, Madhya Pradesh State Judicial Academy, to kindly address us on the topic Attributes of Advocates, Role and Dispensation of Justice. Thank you. Additional Director of the Academy, Mr. Shah, Faculties of the Academy, Shri Manoj Sharma, President, High Court Advocates Bar Association, Shri Sanjay Verma, President, High Court Bar Association, other office bearers, the young lawyers. मुझे ये बताया गया कि इस कार्यक्रम को ज़िला बार को भी कनेक्टिविटी दी गई है, डिस्ट्रिक्ट बार में भी पूरे प्रदेश से जो यंग लॉयर्स हैं वो इसको देख सकते हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि अपनी बात मिश्रित ज़बान में की जाए ताकि बोधगम्यता बनी रहे, हमारे सारे प्रतिभागी जो हैं पूरे प्रदेश में इसको सुन सकें और समझ सकें। जो युवा प्रतिभागी हैं उन्हें देखकर मुझे सबसे पहले अपने 1990-91 के वो दिन याद आ रहे हैं जब मैंने कुछ झिझकते हुए और कुछ सहमते हुए न्यायालय प्रांगण में कदम रखा था, क्योंकि मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। तो मुझे खुशी है कि आप सभी ज्ञान के मार्ग पर बढ़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो आज का विषय है उसको हम मूलतः दो भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है वो एट्रीब्यूट्स ऑफ एडवोकेट्स है और दूसरा भाग जो है रोल इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। तो जैसा आप देख रहे हैं कि एट्रीब्यूट का जो अर्थ है, डिक्शनरी शब्दकोशीय अर्थ है, वो गुण, विशेषता या लक्षण है। लक्षण आपका क्या है, ये से एट्रीब्यूट कहते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं और उस कहानी के बाद मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा। पहला सवाल ये पूछूंगा कि इस कहानी में जो एडवोकेट है उसके दो एट्रीब्यूट आप बताइए, और दूसरा सवाल ये होगा कि उसमें जो जज हैं उसके दो एट्रीब्यूट बताइए। तो इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए। और ये काल्पनिक कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक सेशन ट्रायल जो मर्डर की चल रही थी, उस सेशन ट्रायल में जो प्रकरण विशेष की स्थिति थी वो ये थी कि मर्डर तो हुआ था पर लाश बरामद नहीं हुई थी। जब अभियोजन ने, प्रोसिक्यूशन ने अपनी पूरी एविडेंस लीड की और डिफेंस ने भी अपनी एविडेंस लीड की, तो जो एक्यूज्ड के लॉयर थे, बहुत होशियार, विलक्षण प्रतिभा के धनी, उन्होंने एविडेंस की गुणवत्ता को देखकर यह समझ लिया कि मेरे पक्षकार का बचना जरा मुश्किल है। और उन्होंने एक नया प्रयोग किया। जब सारी एविडेंस हो गई, बहस होने लगी, तो उन्होंने ये कहा कि माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है कि आप इनकी एविडेंस से बहुत कन्विंस्ड है, जबकि देयर केस इज लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स, देयर केस हैज नो लेग्स टू स्टैंड, और ये मैं अगले 5 मिनट में प्रूव कर दूंगा। लंच का समय हो रहा है, अभी 1:25 हुआ है, ठीक 1:30 बजे कोर्ट का दरवाजा खुलेगा और इसमें से वो व्यक्ति जिसको आप कह रहे हैं कि इसका कत्ल हो गया, वो इसमें से प्रवेश करेगा। तो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी अपने आप खत्म हो जाएगी। पूरे न्यायालय में जबरदस्त कौतूहल का वातावरण बन गया। 1:30 बजे न्यायालय का दरवाजा खुला और वकील साहब का मुंशी हंसता हुआ अंदर आया। न्यायालय ने अपनी नाराजगी जाहिर की कि ये क्या मजाक है। बोले, ये मजाक नहीं है माय लॉर्ड। ए मैन कैन बी हेल्ड गिल्टी ओनली व्हेन चार्जेस आर प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जब मैंने आपसे ये कहा कि यहां से वो व्यक्ति आएगा, तो इन 5 मिनट में आप भी कौतूहल पूर्वक वहां देख रहे थे कि इस दरवाजे से वो आदमी प्रवेश करेगा। इसका मतलब यह है, यू आर नॉट कन्विंस्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड देयरफॉर योर
staring, you were watching that that man can enter the courtroom. 1:30 बज गया, न्यायालय के भोजनावकाश का समय हो गया, न्यायालय रिटायर हो गई और वहाँ मौजूद सभी लॉयर्स ने उस एडवोकेट को बड़ी बधाई दी कि आपने यू आर्ग्यूड इन ए वेरी यूनिक मैनर। जब 2:30 बजे कोर्ट बैठी तो कोर्ट ने उसको दोषी करार दिया और सज़ा सुनाने का फैसला किया। तो उस लॉयर ने कहा कि विद ग्रेट रिस्पेक्ट योर ऑनर, दिस इज़ नॉट फेयर बिकॉज you yourself was watching towards that door that he will enter from that door. जज साहब ने मुस्कुरा के कहा कि हाँ, मैंने उस दरवाजे की ओर ज़रूर एक आध बार देखा, पर आपके पक्षकार ने एक बार भी उस दरवाजे की ओर नहीं देखा। तो he was fully aware that that man cannot enter the courtroom. अब मेरा जो सवाल है उसका कोई जवाब देना चाहेगा कि लॉयर में 2 एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और कोई 5 साल से कम 1-2 साल वाला देगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ द लॉयर। यस, माइक्रोफोन। Not to lose the case till the last point. Yes, anything else? Anybody else? Tried something new to win the case. Tried something new to win the case. Almost same answer. Yes. Any other answer? My lord, it was his clarity of arguments. Any other answer? Lordship, careful attention to the details, because every details matter. Even the tiniest, minutest detail can change the case. And attributes of a judge, of the judge. Keen observation. You not look into only to the one side party's arguments. You have to look both. मतलब आपकी जो भी दृष्टि है वो ना केवल सिर्फ एक जो वकील साहब हैं उनकी दृष्टि से देखिए, बल्कि अपनी साबुद्दी और दूसरे की दृष्टि से भी देखिए। कमोबेश आप सभी के जवाब सही हैं। अगर आप एडवोकेट के एंगल से देखें तो 2 बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। नंबर 1, दैट उसका तत्क्षण बुद्धि, जिसको हिंदी में कहते हैं, योर कैपेसिटी टू थिंक व्हेन यू आर ऑन योर लेग्स। ए peculiar situation arose in the court where entire evidence is led, and at that point of time he realized that my client has a very weak case. So his capacity to think on his legs, that is one important attribute, and that thinking is in consonance with law. Any thinking which has no nexus with the law or which has no legal footing will not serve any purpose. So he knows that a man can be convicted only when charges are proved beyond reasonable doubt. Similarly, judge's attribute is, as somebody rightly said, his alertness. That he was that is also the alertness, and that alertness is also arising out of law. That demeanor of a witness or demeanor of a person, हिंदी में उसके लिए जो एविडेंस एक्ट में शब्द है वो है भाव भंगिमा। तो alertness of the judge in consonance with law was attribute of the judge. तो from this interesting story we will proceed further. एट्रीब्यूट्स के बारे में जो इंग्लिश लॉ है उसमें आपको लॉर्ड डेनिंग से लेकर बहुत लोगों के बहुत से उदाहरण और विवरण मिल जाएंगे, पर मैं ये ठीक समझता हूँ कि हम अपने भारत के पुरातन ग्रंथों से ये यात्रा शुरू करें। और जो पहला सुभाषित आपके सामने है ये नारद स्मृति से है, और ये जो सुभाषित है ये कोर्ट के एट्रीब्यूट्स बताता है कि कोर्ट का एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, कोर्ट के लक्षण क्या होना चाहिए। और ये कहता है कि न्यायालय न्यायालय नहीं है अगर उसमें प्रबुद्ध जन नहीं है, प्रबुद्ध जन नहीं है अगर वे धर्म का पालन नहीं करते, धर्म नहीं है अगर उसमें सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है अगर उसमें छल या मिश्रण किया जाता है।
अब इससे उपजा हुआ जो एंसिलरी क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर धर्म क्या है, न्यायालय का धर्म क्या है। तो आज जिस समय में हम जी रहे हैं, धर्म को संप्रदाय के पर्यायवाची के रूप में जाना जाने लगा है, जबकि धर्म का हमारे पुरातन भारत में एक दूसरा बहुत वृहद अर्थ था कि धर्म यानी किसी का मूल लक्षण। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, बर्फ का धर्म है शीतल करना, पानी का धर्म है तृष्णा मिटाना, सैनिक का धर्म है प्राण देकर भी देश की रक्षा करना, शासक का धर्म है कि बिना कोई भेदभाव करके देश में व्यवस्था बनाना और प्रगति सुनिश्चित करना, चिकित्सक का धर्म है कि अपने मरीज की सर्वोत्तम चिकित्सा करना, न्यायाधीश का धर्म है कि प्रकरण के गुण दोषों पर आधारित होकर और प्रत्येक अन्य वस्तु से विरक्त होकर अपना फैसला करना। तो ये धर्म जो है वो उसका मूलभूत लक्षण है। क्या कोई ऐसी अग्नि हो सकती है जो गर्मी ना करे? क्या ऐसी कोई बर्फ हो सकती है जिसमें शीतलता ना हो? तो ये उसका मूलभूत लक्षण है। और अगर ये मूलभूत लक्षण नहीं है तो वो वस्तु ही नहीं है। क्या आप कोई ऐसा सैनिक देखना चाहेंगे जो शत्रु देश से मिल जाए? क्या आप किसी ऐसे चिकित्सक को चिकित्सक मानना चाहेंगे जो आपका वो उपचार कर दे जो आपको मर्ज ही नहीं है, क्योंकि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से उसको उसका कोई कमीशन मिलता है? तो ये जो धर्म है ये हमारा मूलभूत लक्षण है, या ये मूलभूत हमारा जो है ये हमारे व्यक्तित्व का लक्षण है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अभिभाषक का धर्म क्या है। तो अभिभाषक का धर्म से पहले एडवोकेट का क्या एट्रीब्यूट या धर्म होना चाहिए, उससे पहले थोड़ा ये सोचने की कोशिश करिए कि अगर कोई अपने धर्म का पालन नहीं करता, अगर न्यायाधीश किसी पक्षकार से मिल जाता है, देश का शासक अपने देश में ऐसी शक्तियों की शरण स्थली बन जाता है जो देश में उपद्रव के लिए जिम्मेदार हों, अगर चिकित्सक जो है वो दवा कंपनी के कमीशन में वो इलाज कर देता हो जो आपको मर्जी नहीं, तो ये अनीति और अधर्म का पालन होगा का कारण होगा। और हम सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने धर्म का किस तरह पालन करते हैं, इससे हमारे व्यक्तित्व और चरित्र का निर्धारण होता है। और हम जिस संस्था में काम करते हैं उस संस्था के बहुसंख्यक लोग इसका पालन किस तरह से करते हैं, उससे उस संस्था का इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर तय होता है। मैं उसका एक उदाहरण अक्सर देता हूं कि हमारे देश के एक प्रदेश में बहुत लंबे समय तक संघर्ष और ऊहापोह की स्थिति बनी रही। आपने भी टेलीविज़न पर देखा होगा कि हमारे बख्तरबंद सैनिक जिनके हाथ में ऐसा हथियार है कि वो 5 मिनट में 500 लोगों की जान ले सकते हैं, उनके ऊपर पत्थर चलाए जा रहे हैं, उन्हें गालियां दी जा रही हैं, लेकिन वो निष्प्रह भाव से वहाँ खड़े हैं, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। और उसी प्रदेश में जब बाढ़ आती है तो वो लोगों को घरों से निकालते हैं, उनको औषधि देते हैं, उनको सुरक्षित जगहों पे पहुंचाते हैं। इससे सेना का इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर तय होता है, उसके बारे में लोगों की श्रद्धा बढ़ती है। उसी तरह से जब कोई न्यायालय में आता है अपना प्रकरण लेकर, तो उससे न्यायालय की कम्युनिटी, एडवोकेट्स, न्यायालय का स्टाफ, न्यायालय के जजेस किस तरह से व्यवहार करते हैं, उससे हमारा इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर या हमारे इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर के बारे में लोगों की धारणा बनती है। और यहाँ मैं आपको ये जोर देकर कहना चाहता हूँ कि हम जिस संस्था का हिस्सा हैं, अगर उस संस्था की प्रतिष्ठा गिरती है तो न्यायालयों की प्रतिष्ठा और एडवोकेट्स की प्रतिष्ठा, न्यायालयों की प्रतिष्ठा और जजेस की प्रतिष्ठा भिन्न भिन्न नहीं है। अगर न्यायालयों की प्रतिष्ठा गिरती है तो आपकी प्रतिष्ठा गिरना अनिवार्य है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी वजह से चलते हैं। हम कैसे इन इंस्टीट्यूशंस को सर्व करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एडवोकेट्स का धर्म क्या है, इस रोशनी में चलते हैं। और इसमें एक मेरा बड़ा महत्वपूर्ण और मेरा प्रिय
जो कोट है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 1949 में जब भारत का संविधान बन रहा था तो बड़ी ज़बरदस्त उस पर मंथन ये चल रहा था कि हमारा संविधान ठीक बन रहा है कि नहीं, क्योंकि ये आने वाले दिनों में हमारा रोड मैप होगा तो इसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह जाए। तो सारे जो उसके मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इस बात को लेकर बड़े चिंतित थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसका एक बड़ा विलक्षण जवाब दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि हम कितना ही अच्छा संविधान क्यों नहीं बना लें, अगर उस संविधान को अमल में लाने वाली शक्तियां दुर्बल और चरित्रहीन होंगी तो हमको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। हम अगर थोड़ा दुर्बल संविधान भी बना लेंगे पर उसको अमल में लाने वाली शक्तियां समर्पित और चरित्रवान होंगी तो हमको बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अब जो गौर करने वाली पंक्ति है उसमें वो कहते हैं, क्योंकि संविधान स्वयं कोई कार्य नहीं करता, उसको अमल में लाने वाली शक्तियों के डिवोशन और इंटेग्रिटी पर निर्भर करता है कि हमको क्या परिणाम आएंगे। ये बात आज भी उतनी ही सत्य है और उतनी ही प्रासंगिक है। एडवोकेट्स कम्युनिटी और लीगल फ्रेटर्निटी कॉन्स्टिट्यूशनल विजन को ट्रांसलेट करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल विजन को हम अपने धर्म के रूप में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एडवोकेट का धर्म क्या है, उसको जानने से पहले मैं एक और सुभाषित की ओर आपका दिलाना चाहता हूं, जिसमें यह कहा गया कि धर्म एवो हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म का पालन करता है। जो धर्म का पालन नहीं करता वो धर्म भी नष्ट हो जाता है और वो व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। तो आप बहुत सारे ऐसे महकमों के बारे में सुनते होंगे कि आपने ही सुना होगा कि अरे आपका उस महकमे में काम है, अगर उस महकमे में आपका काम फंस गया है तो भगवान ही मालिक है। ये कोई उस महकमे के नाम की वजह से नहीं हुआ है, उस महकमे के लोगों के सदस्यों के समग्र व्यवहार की वजह से उस महकमे के बारे में लोगों के मन में ऐसी छवि बनी। तो एडवोकेट्स का जो रोल है इस पर आते हुए और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस पर आते हुए मुझे लॉर्ड डेनिंग का एक प्रसंग याद आता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं अपने फैसलों के लिए मुझे जो भी प्रसिद्धि मिली इसका बहुत बड़ा श्रेय बार को है, क्योंकि अगर बार ने मुझे असिस्ट नहीं किया होता तो मैं इतने अच्छे फैसले नहीं लिख पाता। एक बार सोच के देखिए कि जो केशवानंद भारती का जजमेंट हुआ, कोई बता सकता है कितने जजेस की बेंच थी? 13 जजेस की बेंच, और कितने दिन बहस हुई उसमें? 165 डेज, 165 दिन 13 जजेस को एड्रेस किया। आप सोचिए कि अगर उसमें पालकी वाला, नीरेंडे, अध्यारोजना, ये इस एमिनेंस के लॉयर्स ने अगर नहीं एड्रेस किया होता तो क्या इतना बड़ा और इतना अच्छा फैसला लिखा जा सकता था। तो ये लॉयर्स के एबल असिस्टेंस की वजह से केशवानंद भारती का जजमेंट लिखा गया। और अगर लॉयर्स के प्रिपरेशन की बात ही हम करें तो मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि हमारा क्या ट्रेडिशन है, और वो उदाहरण मैं इसलिए देना ज़रूरी समझता हूं कि अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाते गाना गाने के लिए तो हो सकता है आपके कोई आदर्श होते कि आप किशोर कुमार से प्रभावित हैं या आप लता मंगेशकर से प्रभावित हैं। आप क्रिकेट में जाते तो हो सकता है कि आप सुनील गावस्कर से या गांगुली से प्रभावित होते। आपने जब लीगल सिस्टम ज्वाइन किया तो क्या आपने अपनी फ्रेटर्निटी के किसी आइकन के बारे में पढ़ा, एज ए किसी लॉयर के बारे में पढ़ा? एनीबडी? आप फौज में जाते, आप विक्रम बत्रा के बारे में पढ़ के जाते? यस, बैठिए। तो देखिए, एक व्यक्ति ने इतने लोगों के बीच में पढ़ा कि हमारे किसी भी एडवोकेट की लाइफ या उसके एनेक्डोट्स के बारे में पढ़ा, जबकि हम जिस प्रोफेशन को
आपने ज्वाइन किया है, ये वो प्रोफेशन है जिसने पूरे फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया है। गांधी से सुभाष चंद्र बोस का, लाल बहादुर शास्त्री से राजेंद्र प्रसाद तक, वल्लभ भाई पटेल तक, पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो लॉयर्स की थी। तो मैं एक दो छोटे उदाहरण के साथ अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। आप लोगों में से किसी ने भूला भाई देसाई का नाम सुना है? भूला भाई देसाई फ्रीडम फाइटर थे और बॉम्बे बार के लॉयर थे। उनके देहांत पर उनके शव को कांधा देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू खुद बंबई गए थे। तो भूला भाई देसाई जब आपकी तरह यंग लॉयर थे तो वो एक दिन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में बैठकर कुछ नोट्स ले रहे थे। तो उस समय इनवेरेरिटी नाम के एक सीनियर एडवोकेट वहां होते थे। उन्होंने आके कहा, यंग लॉयर व्हाट आर यू डूइंग? तो ही सेड कि सर माय केस इज लिस्टेड टुमारो, आई एम जस्ट टेकिंग नोट्स ऑफ इट। तो इनवेरिटी सेड, क्यों, तुम्हारे दिमाग में जो भगवान ने जगह दी थी वो सब भर गई है क्या? तो भूला भाई देसाई फेल्ट वेरी बैड। पर जब उन्होंने इनवेरिटी साहब के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता लगा कि ये किसी केस में कोई नोट्स नहीं लेते हैं और बिना किसी नोट्स के मेमोरी से पूरा का पूरा केस बताते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। भूला भाई देसाई ने इसको अपने दिल पर लिया और उसके बाद जो उन्होंने उसी डायरेक्शन में तैयारी की, तो आपको शायद नहीं मालूम होगा कि जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की ट्रायल लाल किले में चली तो भारत के टॉप लॉयर्स की एक टीम बनी जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, BN राव थे, उसमें भूला भाई देसाई भी थे। और भूला भाई देसाई को ये जिम्मेदारी दी गई कि उस मैटर को वो ब्रिटिश जजेस के सामने आर्ग्यू करें। भूला भाई देसाई ने यह प्रपोजिशन किया कि अगर किसी देश की पूरी जनता लगभग उठ खड़ी होती है अपनी देश की आज़ादी के लिए और शासक से विद्रोह करती है, तो इंटरनेशनल लॉ में इसको राज्य से विद्रोह नहीं कहा जाएगा। और इस प्रपोजिशन को करने के लिए जब उन्होंने बहस की तो 2500 पन्ने की पेपर बुक से बिना एक नोट लिए एक एक पेज, एक एक पैराग्राफ, एक एक पंक्ति का उल्लेख किया। तो जिन ब्रिटिश प्रोफेसर्स ने वो हियरिंग सुनी उनमें से एक ने ये लिखा है कि इस समय ब्रिटिश सूरज जो है वो पूरी दुनिया में डूबता नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग ब्रिटिश राज है। पर हमने इस एक्यूमेन का कोई लॉयर पूरे देश में अभी तक, पूरी दुनिया में नहीं देखा है। ये हमारा ट्रेडिशन है। दूसरा नाम पालकी वाला। पालकी वाला बचपन में हकलाते थे और उनके हाथ भी कांपते थे। उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, उनके घर में पालकियां बनाई जाती थी, इसलिए उनका नाम पालकी वाला, सरनेम पालकी वाला पड़ा। उस आदमी ने मेहनत करके वो मुकाम पाया कि मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी भारत के चीफ जस्टिस रहे, तो उनके सामने दूसरे दो स्टेट्स के नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेंच में बैठे, तो उन्होंने अपने जूनियर जजेस से ये कहा कि ब्रदर बी केयरफुल, द लॉयर हु इज अपीयरिंग इज नानी पालकी वाला, एंड कभी इस जल्दी में मत रहिए कि उनका मैटर हम वहीं लिखा देंगे या तुरंत लिखा देंगे। ही कैन हिप्नोटाइज यू। गुलाम वहानवती ने उनके बारे में ये लिखा है कि ही यूज्ड टू अपीयर बिफोर द बेंच, throw his proposition, develop the eye contact with the judge, and thereafter he used to dominate the brain of the judge. ये पालकी वाला के बारे में कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं आप लोगों को दो बुक्स बहुत हेवीली रिकमेंड करूंगा। वन इज कोर्ट रूम जीनियस बाय अरविंद दातार अबाउट पालकी वाला। तो उसमें आपको कैसे वो प्रिपेयर करते थे, उनके आर्ग्यू किए हुए बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, जब तक वो थे लगभग हर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में पालकी वाला लॉयर रहे हैं। तो वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी आपको लीगल मैटर्स की मिल जाएगी। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आई है यूनिवर्सल की, लेजेंड्स इन लॉ। उसमें ब्रिटिश जजेस से लेकर आखिरी पालकी वाला तक जजेस एंड लॉयर्स के एनेक्डोट्स हैं, उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट, कैसे वो केसेस आर्ग्यू करते थे, कैसे वो प्रिपेयर करते थे। क्योंकि हम वक्त के ऐसे दौर में हैं कि हमारे पास कभी कभी मौजूदा आइकन्स नहीं होते हैं, और जब मौजूदा हमारे पास आदर्श नहीं होते हैं तो कई बार हमको इतिहास से शक्ति बटोरनी पड़ती है, इतिहास से प्रेरणा लेनी पड़ती है।
तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन के ट्रेडिशंस क्या हैं, उसका इतिहास क्या है। जबलपुर बार में के एक लॉयर को उसकी एमिनेंस की वजह से राज्यसभा की मेंबरशिप मिली। कोई लॉयर यंग लॉयर बता सकता है नाम? नो, सरदार राजेंद्र सिंह। आप में से कोई बता सकता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस है जो फ्रीडम फाइटर था और जेल में रहा? जस्टिस एपी तारे। और क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का वो कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है जिसके लिए ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एक क्राइसिस के समय लोगों के फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए खड़ा हुआ? एडीएम जबलपुर। तो अगर आप एडीएम जबलपुर का फैसला देखेंगे और एपी तारे साहब का फैसला देखेंगे तो एपी तारे's केस was decided by Justice Vivian Bose, and if I correctly remember, it is reported in AIR 1942 नागपुर पेज 25। तो लगभग उन्होंने उसी लाइंस में डिसाइड किया जिसमें बाद में एडीएम जबलपुर डिसाइड किया। एडीएम जबलपुर किसने डिसाइड किया? जबलपुर के कौन से 2 जजेस हैं, कोई बता सकता है? तो मेरा कहने का आशय यह है कि हमको हमारे ट्रेडिशंस मालूम होना चाहिए। हमको हम जिस इंस्टीट्यूशन में हैं उसने कितना बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। एडीएम जबलपुर का जब फैसला हुआ बाय जस्टिस एपी सेन एंड द बेंच ऑफ जस्टिस एपी सेन एंड आरके तनखा, तो 9 हाई कोर्ट्स ने यही फैसला लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको टर्न डाउन किया। क्या आप जानते हैं उसमें डिसेंटिंग नोट किसका है? जस्टिस एचआर खन्ना। तो जस्टिस एचआर खन्ना जब वो फैसला लिख रहे थे, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है नाइदर रोजेस नॉर थ्रॉन्स, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं एक छुट्टी के दिन अपने परिवार के साथ हरिद्वार में नदी के तट पर बैठा था और मैंने अपनी बहन संतोष से कहा कि मैं एक ऐसा फैसला लिख रहा हूं जिसकी कीमत मुझे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिसशिप से वंचित होकर चुकानी पड़ सकती है। वो लगभग 2 महीने बाद सीजेआई बनने वाले थे। आप सबको मालूम है वो सुपरसीड हुए, उन्होंने अपने पद का त्याग किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच ने ये माना कि जो उनका माइनॉरिटी व्यू था वही व्यू सही था। तो ये एक हमारा ट्रेडिशन है प्रिपरेशन का, अपने राइट्स के लिए फाइट करने का, लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लिए फाइट करने का। तो मोटे तौर पर जो लॉयर का वर्क है, मैं उसको मोटे तौर पर 4 P's में मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। 1 इज प्रिपरेशन, 2nd इज प्लीडिंग, 3rd इज प्रूफ एंड 4th इज प्रेजेंटेशन। तो जब प्रिपरेशन होता है, आपके सामने पक्षकार आता है तो आप उससे फैक्ट्स लेते हैं। आप फैक्ट्स लें और आप किसी ऐसे व्यक्ति को बिठा दें जो लीगली ट्रेंड माइंड का नहीं है, तो क्या वो भी वही फैक्ट्स लेगा जो फैक्ट्स आप लेते हैं? फैक्ट्स भी आप लेते हैं क्योंकि आपको ये मालूम है कि उसके प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए कौन से फैक्ट्स प्रासंगिक हैं या रेलेवेंट हैं। तो फैक्ट्स लेते समय और प्रिपरेशन के समय भी हमको ये मालूम होना चाहिए कि उसका लीगल इंपैक्ट या उसका लीगल परव्यू क्या है। 2nd इज प्लीडिंग, जिस पर मैं विशेष बल देना चाहता हूं अपने अनुभव से भी कि प्लीडिंग्स के मामले में धीरे धीरे सब चलता है वाला एक एटीट्यूड आ गया है और धीरे धीरे ये भी लगता है कि शायद जो बहस कर रहा है उसने खुद ही अपनी प्लीडिंग्स या तो नहीं बनाई हैं या खुद उसने नहीं पढ़ी हैं। प्लीडिंग्स किसी भी केस का, चाहे वो सिविल का हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो, उसका बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है। और प्लीडिंग्स को आप ओरल सबमिशन से हमेशा जो है सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते।
तो प्लीडिंग्स का इंपॉर्टेंस समझने की बहुत जरूरत है. सेकेंड इज प्रूफ. ट्रायल कोर्ट में तो एविडेंस लीड होती है, लेकिन जब आप हाई कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं, खासतौर पे रिट ज्यूरिसडिक्शन में, तो जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स उसका प्रूफ होती हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है. तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट से संबंधित आपकी पिटीशन में प्लीडिंग होनी चाहिए, बिकॉज एविडेंस विदाउट प्लीडिंग इज ऑफ नो यूज. बहुत बार ये होता है कि साहब हमको नौकरी से निकाल दिया, ये देखिए सीधे टर्मिनेशन ऑर्डर है, और हमको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी गई. तो लॉयर से पूछने की प्लीडिंग कहाँ है बताइए. तो प्लीडिंग ये मिलती है कि नो वन कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट गिविंग हिम शो कॉज नोटिस और विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. इट इज आर्बिट्ररी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यस, नो डाउट. But where is the pleading that your client has been terminated without holding any inquiry or without serving any show cause notice to him? So a principle is all right, no doubt, there is a principle. But where is the pleading that this has happened with you? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो प्लीडिंग और प्रूफ को कनेक्ट करने के लिए भी लॉयर के लिए बहुत जरूरी है. आखिरी चीज जो है वो आपने प्रिपरेशन कर दी, प्लीडिंग हो गई, प्रूफ हो गया, प्रेजेंटेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्रेजेंटेशन के लिए मैं पालकीवाला का ही एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि एक डिवीजन बेंच के सामने वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आर्ग्यू कर रहे थे और करीब आधे घंटे वो आर्ग्यू कर चुके थे. नेचर ऑफ मैटर ऐसा था कि वो मोशन हियरिंग में डिसमिस नहीं किया जा सकता था. तो सो मेनी इंट्रिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस वर इन्वॉल्व. So after half an hour, Palkiwala asked the judges, "My lord, am I required to argue any further? I have already argued for half an hour." तो दोनों ने मुस्कुरा के ये कहा कि when we met in the chamber, we decided to admit your appeal, your petition, but we were taking the pleasure of hearing you. तो ये जो presentation का pleasure है कि how prepared you are, and that preparation is based on the facts, on the relevant statutes, because हमारे सामने होता क्या है, चाहे आप सिविल का मैटर कर रहे हो, चाहे आप क्रिमिनल कर रहे हो, चाहे आप टैक्स कर रहे हो, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हो, आपके सामने एक फैक्ट सिचुएशन होती है. उस फैक्ट सिचुएशन पर लगने वाला कोई रिलेवेंट स्टैट्यूट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, एविडेंस एक्ट होता है, टैक्स का लॉ होता है, और उस स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने वाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं. मोटे तौर पर ये आपका प्रिपरेशन होता है. तो आपने फैक्ट्स को किस तरह से मार्शल किया है, उस पे लगने वाले रिलेवेंट स्टैट्यूट पे आपकी कितनी तैयारी है. फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लाइंट या आपके सामने एक क्रिमिनल अपील है जिसमें पूरी सीसीटीवी फुटेज है हत्या के समय की, और उसमें दिख रहा है कि उसके फोटोग्राफ्स हैं कि दिख रहा है कि इस आदमी ने मारा है, लेकिन उसमें सेक्शन 65B का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ. तो अगर आपको स्टैट्यूटरी एनविल नहीं पता, वो कसौटी नहीं पता जिस पर एविडेंस को कसा जाना है, तो एज ए ले मैन आपको ये लगेगा कि अरे इसकी एविडेंस तो इतनी बढ़िया थी, पूरी वीडियोग्राफी थी और फोटोग्राफ था, उसके बावजूद ये आदमी कैसे छूट गया. तो स्टैट्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसलिए जब जस्टिस फ्रैंकफुर्टर से एक यंग लॉयर ने पूछा कि टेल मी 3 मेथड्स टू प्रिपेयर अ केस, तो ही सेड प्लीज नोट डाउन. द फर्स्ट मेथड इज रीड द स्टैट्यूट केयरफुली. Number 2, read the statute carefully, and 3 is very important, read the statute carefully. Ultimately, what is the intention of the legislature? What is the scope of judicial review? That can be decided only when you see the statute carefully. Then you have to search the judgments. So I'll come to that judgment portion little later.
Another very important aspect for your preparation is that you should know the scope of judicial review. If you are in an appeal, you should know what is the scope of judicial review in an appeal. If you are in revision, you should know what is the scope of revision, what is the difference between appellate jurisdiction and revisional jurisdiction, in 227 jurisdiction and in appellate jurisdiction. Because if you don't know the scope of judicial review, आपका जो प्रेजेंटेशन होगा, I'll give you an example, कि आपका एक क्लाइंट आपके पास आता है और वो ये कहता है कि साहब मुझे झूठा फंसाया गया है और ये देखिए मेरी एफआईआर है और ये जो सब है ये आरोप लगाए गए हैं मुझ पर असत्य हैं और अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुई है। आप उसकी एफआईआर को पढ़कर और उसकी बात से इस बात करने के बाद इस बात पर संतुष्ट हो जाते हैं कि फैक्चुअली उस पर लगाए गए जो आरोप हैं वो पूरी तरह से असत्य हैं। अब जब आप उस एफआईआर को चैलेंज करते हैं आर्टिकल 226 में या सेक्शन 482 सीआरपीसी में, तो अगर आपको ये नहीं मालूम कि एफआईआर की स्टेज में स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है और आप कोर्ट से फैक्ट्स पर एक फाइंडिंग चाहते हैं कि उसको झूठा फंसाया है, तो इस स्टेज में आपको मालूम है कि कोई इंटरफेरेंस का स्कोप नहीं। तो आप किसी भी जुरिस्डिक्शन में आते हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है, तभी आप उसकी उस लाइन में प्रिपरेशन कर पाएंगे। वरना आप कोर्ट को फैक्ट्स बताते रहेंगे, आप लीगल इशू पर कोर्ट को उस बिंदु पे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे जहां पर कोर्ट का इंटरफेरेंस हो सकता है। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि प्रिसाइज और एक्यूरेट होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत पहले ये कहा था कि अगर आप सुई में धागा पिरोना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप धागे को मुंह में रख के ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि उससे जो रेशे निकले हैं यहाँ वहाँ के, वो रेशे समाप्त हो जाएं, वो बारीक हो जाए। तो वो जब बारीक हो जाता है तभी आप उसको पिरो सकते हैं। तो योर आर्ग्यूमेंट शुड ऑल्सो बी वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, संक्षिप्त और सटीक। और यह संक्षिप्त और सटीक तभी हो सकता है जब आपने फैक्ट्स को पूरी तरह से मार्शल किया हो, जब आपने उसका स्टैट्यूटरी प्रोविजन पढ़ा हो और आपको यह पता हो कि इसमें स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू और स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस कितना है। तो प्रिसाइज एंड एक्यूरेट आर्गुमेंट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा एक बड़ा इस प्रकरण पे आगे बढ़ने से पहले मैं जो आज कोर्ट्स की स्थिति है कि नंबर ऑफ जजेस कम हैं, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, मैटर्स रीच नहीं होते हैं, इसमें आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है अगर आप अपने केसेस की ऐसी तैयारी करें कि आप बहुत शॉर्ट में प्रिसाइज में अपना केस बता सकें। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लतीफ़ा सुनाता हूं कि एक सज्जन किसी डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि मैं अपने शरीर में जहां भी उंगली रखता हूं वहां पे ज़बरदस्त दर्द है। घुटने में उंगली रखता हूं, माथे पे उंगली रखता हूं, कंधे पे उंगली रखता हूं, हर जगह असहनीय दर्द है। तो डॉक्टर साहब ने उनका सिर का सीटी स्कैन कराया, कंधे का, घुटने का एक्सरे कराया और 2 दिन की शोध के बाद ये पता चला कि जनाब की उंगली में फ्रैक्चर है, इसलिए वो जहां भी उंगली रखते हैं वहां बहुत दर्द है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि आपकी प्रिपरेशन इतनी प्रिसाइज होनी चाहिए कि आप पहले दिन ही पॉइंटेडली ये बता सकें कि दर्द यहां पर है और दर्द का कारण ये है। अगर ऐसी प्रिपरेशन नहीं होती है तो हम अननेसेसरी फैक्ट्स बताते हैं, उसमें अननेसेसरी कोर्ट का टाइम ज़ाया होता है। तो इस तरह की प्रिपरेशन ना केवल आपकी प्रतिष्ठा को न्यायालय की नज़रों में बढ़ाएगी कि आप बहुत प्रिसाइज प्रिपरेशन के साथ आते हैं, आप हमेशा टू द पॉइंट प्रिपरेशन के साथ आते हैं, आप ओवरऑल सिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ी मदद करेंगे कि आप न्यायालय का समय बचाएंगे। आप एक दूसरे एंगल से इस चीज़ को सोच के देखिए कि मान लीजिए एक सेकेंड अपील लगती है सिंगल जज के सामने, which can be admitted only when there is a substantial question of law involved, और नीचे की कोर्ट ने उसको 2 कारणों से खारिज किया है। नंबर 1
कि इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, नंबर 2 इट इज कवर्ड बाय XYZ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। लॉयर 20 मिनट बहस करता है, वो पहली कोर्ट में क्या हुआ ये बताता है, फिर दूसरी कोर्ट में क्या हुआ ये बताता है, और फिर जब कोर्ट इससे जब गैदर कर लेती है सारे फैक्ट्स, तो कोर्ट ये पूछती कि ठीक है पहले सब्सटेंशियल क्वेश्चन पर आइए और ये बताइए कि इसका स्टैट्यूटरी लिमिटेशन कितना है। जैसा हम तो किताब ही नहीं लाए। अच्छा ठीक है, दूसरे सब्सटेंशियल क्वेश्चन पे आइए, बताइए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो क्यों नहीं लागू होगा, क्यों डिस्टिंग्विशेबल है, क्यों एप्लीकेबल नहीं है। बोले माय लॉर्ड हम तो वो जजमेंट भी नहीं लाए। इसको दो तरह से सोच के देखिए। कोर्ट नाराज होती है, कई बार आपने देखा होगा कि कोर्ट अपनी नाराजगी जाहिर करती है कि अगर आप तैयार नहीं थे यू शुडंट हैव स्टार्टेड योर मैटर। ये जो 20 मिनट खराब किया न्यायालय का, आज 150 केस अगर कोर्ट के सामने लगते हैं, अगर 6 लॉयर्स भी ऐसा करते हैं तो 6 गुणित 20 कितना होता है, 2 घंटे का टाइम, कोर्ट के आधे दिन के समय के बराबर। तो आपने कोर्ट के आधे दिन के समय को पूरी तरह से अनप्रोडक्टिव कर दिया। तो ये हमको अपने इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को सुदृढ़ करने के लिए हमको एक वर्क कल्चर पैदा करना पड़ेगा, हमको एक नवाचार पैदा करना पड़ेगा जो यंग लॉयर्स कर सकते हैं, कि हम जब भी जाएंगे अपने केस की पूरी एक्यूरेट प्रिपरेशन के साथ जाएंगे। जरूरी होगा तो हम कोर्ट के लिए सिनॉप्सिस बनाकर लेके जाएंगे ताकि फैक्ट्स बताने में कोर्ट को का टाइम नहीं जाया हो। तो ये प्रिपरेशन अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे माहौल जो है एक एकेडमिक माहौल हो रहा है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ के आते हैं, वो भी धीरे धीरे इस बात की प्रेरणा पाएंगे कि हमको पढ़ के आना चाहिए। मुझे याद है मिस्टर मनोज शर्मा एंड संजय वर्मा, हमारे जो पुराने एडवोकेट्स हैं यहाँ बैठे, हम लोगों को याद है कि एक समय था जब कोर्ट रूम्स में हम लोग जब घुसते थे तो राइट साइड में यहाँ से वहाँ तक बस्ते ही बस्ते रखे रहते थे, सब ऑफिसेस के नाम लिखे होते थे, पूरे बस्तों से कोर्ट भरा रहता था। जो कोर्ट का डायस होता था उसमें किताबें पहले से नंबर 1 जिसका मैटर है वो अपनी किताबें लगाकर बैठा है, तो हमारे जूनियर्स वेट करते थे कि ये अपनी किताबें हटाए तो हम अपनी किताबें लगाएं। आज धीरे धीरे हमने इतना डाइल्यूट कर लिया कि हम बेयर एक्ट तक लेके नहीं जाना चाहते। बेयर एक्ट इज द बेयर मिनिमम। 10 मिनट बहस करने के बाद उससे पूछिए कि आप रिट में कैसे आ गए, इसकी तो अपील प्रोवाइडेड है हिंदू मैरिज एक्ट में या फैमिली कोर्ट एक्ट में, हम तो किताब लाई नहीं, उसको नेक्स्ट वीक रख लीजिए। तो दिस इज अ क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसको हमेशा इस दृष्टि से देखिए कि ये आपकी इंस्टीट्यूशन के प्रति एक जिम्मेदार, जब आपको वो प्रिपेयर्ड देखते हैं तो वो आपकी आपके बारे में एक अच्छी धारणा बनती है कि दिस लॉयर इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। तो वो उस हिसाब से भी आपकी बहुत मदद करता है। ये मैंने 2013 6 SCC जर्नल सेक्शन का पेज 1 किया है। ये एक आर्टिकल है फली नरीमन साहब का, लेसन्स फॉर यंग लॉयर्स। तो इसमें लेसन फॉर यंग लॉयर्स को मैं हेविली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पढ़िए, क्योंकि उनका इतना ज़बरदस्त अनुभव रहा। उनके बेटे सुप्रीम कोर्ट जज होकर रिटायर हुए, तो उन्होंने अपने अनुभव को 4-5 पेज के इस आर्टिकल में किया। इसमें एडवाइस 6 और एडवाइस 7 अगर आप देखेंगे तो उन्होंने फेयरनेस और एटीट्यूड पर बहुत बल दिया है। फेयरनेस, आपकी फर्मनेस अलग बात है, और आपका न्यायालय के प्रति जो फेयरनेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखेंगे कि अगर कोई एडवोकेट कोर्ट को मिसलीड करता है, वो एक स्टेटमेंट करता है जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, वो ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने जो है मेरे बारे में कुछ नहीं कहा है, तो कोर्ट जैसी PW1 का स्टेटमेंट देखती है तो उसको लगता है कि नहीं, ये तो स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और ऐसा जैसे ही 1-2 बार होता है तो आपकी फेस वैल्यू कम होती है, और कोर्ट की जगह आप भी होते तो आप भी यही करते कि जब भी ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जिसने पहले आपको 2 बार मिसलीड किया होगा, आप कहेंगे कि कहाँ है वो डॉक्यूमेंट, पढ़ाइए मुझको। लेकिन आप एक ऐसे लॉयर हैं जो हमेशा, अगर आपके खिलाफ भी कोई एविडेंस है तो आपने उसको कभी सप्रेस नहीं किया, आपने उसको मीट करने की कोशिश की
कि ये एविडेंस मेरे खिलाफ होते हुए भी मेरा प्रकरण जमानत का या एक्विटल का बनता है, क्योंकि सप्रेशन ऑफ फैक्ट कोई कौशल नहीं है, ये कपट है, इसको समझने की जरूरत है। कौशल तब है जब आप फैक्ट्स को सही बताकर उसके बावजूद न्यायालय को इससे सहमत करा लें कि आपके हक में रिलीफ बन सकती है। तो कौशल और कपट का जो फर्क है उसको समझना बहुत जरूरी है, और जब आप लगातार अपना कौशल फेयरनेस के साथ बताते हैं तो आपकी न्यायालय में एक छवि बनती है कि यू आर ए फेयर लॉयर। सेकंड इज एटीट्यूड। हम लोग जिस दौर में हैं, मुझे याद है कि मैंने अपने सीनियर के यहाँ 6 साल लगभग बिताए। आजकल हम लोग देखते हैं कि एक नई परिपाटी चल पड़ी है कि कोई 3 महीने, कोई 6 महीने से ज़्यादा रहना ही नहीं चाहता है सीनियर के यहाँ। उसके जो भी कारण हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपना एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब वकील था तो लोक अदालत में मैं एक सिटिंग हाईकोर्ट जज साहब के साथ बतौर मेंबर बैठा। तो लोक अदालत की कोई यूनिफॉर्म तो प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन ये अपेक्षा की जाती है कि आप कम से कम ठीक कपड़ों में आए, एक फॉर्मल कोई ड्रेस पहन के आए। तो एक यंग एडवोकेट आए, उनके टी शर्ट में कुछ ऐसे चिथड़े लगे हुए थे, उसमें भी कुछ कुछ लिखा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पॉल साहब आप कुछ बोलिए, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये जिस तरह की वेशभूषा में आए। और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, उन्होंने खुद ही कहा कि वकील साहब, माना कि कोई इसकी यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन आपको कम से कम ऐसे परिधान में आना चाहिए कि लगे कि आप न्यायालय में आए। तो उन्होंने कहा साहब मुझसे गलती हो गई है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं असल में बस स्टैंड से सीधे यहाँ आ गया, मैं अपने जूनियर को भेजता हूँ। तो उन्होंने ये कमेंट किया कि आप जिस परिधान में आए हैं, पता नहीं आपका जो जूनियर है वो किस परिधान में आए, तो हम इसको अगली लोक अदालत में रख देते हैं। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग जिस प्रोफेशन में, वहाँ पे डिसेंसी, एटिकेट्स, आप क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, इसका ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस है। आप आखिर वकालत का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। और वो कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ आपके द्वारा बोले गए शब्दों से नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, एक एडवर्स सिचुएशन को आप, एक कोर्ट से आए हुए एक एडवर्स क्वेश्चन को आप कैसे लेते हैं, एक ओपोनेंट अगर आपके ऊपर बहुत हावी हो रहा है उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है। अगर कोर्ट आपसे एक सवाल पूछती है, आप उस सवाल को अवॉइड करते हैं, आप उसका जवाब ही नहीं देना चाहते। कोर्ट आपसे सवाल पूछती है, आपके चेहरे पे इरिटेशन के भाव आते हैं, या आप जिस तरह से रिएक्ट करते हैं कि उससे ऐसा लगता है कि आप अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा नहीं है। और कम्युनिकेशन स्किल के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 आपका एटिकेट्स, कि आप कोर्ट में कैसे अपनी बात को रखते हैं। एक तरीका ये होता है कि जूनियर गया और उसने कहा कि माय सीनियर इज अनवेल टुडे, दिस मैटर में बी केप्ट इन द नेक्स्ट वीक। और एक तरीका ये भी होता है कि कोर्ट के सामने गया, उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक। तो कोर्ट कई बार पूछती है कि इट्स ए रिक्वेस्ट और इट्स ए कमांड। तो ये जो एटिकेट्स हैं, किस तरह से हम न्यायालय से पेश आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कम्युनिकेशन स्किल के लिए वकालत का सबसे महत्वपूर्ण औजार है कम्युनिकेशन स्किल। आप देखेंगे कई बार कि बहुत अच्छा लीगल पॉइंट भी है, लेकिन वकील उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो आखिर हमारे दिमाग में जो भी थॉट आते हैं केस की प्रिपरेशन के दौरान, आपको लगता है कि A, B, C, D, E जगहों पर इलीगैलिटी है, तो इस इलीगैलिटी को कितनी क्लैरिटी के साथ, कितनी बारीकी के साथ आप न्यायालय के सामने रखते हैं, इससे पता चलता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है। तो एक विचार आपके मन में आता है और उस विचार को जब आप न्यायालय के सामने रखते हैं तो किस चीज़ के जरिए रखते हैं? अपनी लैंग्वेज के जरिए, अपनी भाषा के जरिए उसको कम्युनिकेट करते हैं ना। भाषा जो है, शब्द जो हैं, वो आपके विचारों के वाहक हैं। तो इसलिए आपका शब्दकोश भी बहुत समृद्ध होना चाहिए। कई बार
यही नहीं समझ में आ रहा है कि एडवोकेट असल में कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि वो एक शब्द ही गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो शब्द आपके कैसे समृद्ध होंगे, शब्दकोश आपका कैसे समृद्ध होगा, उसके लिए हमको बहुत पढ़ना पड़ेगा, हमको लीगल फील्ड में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो लीगल लैंग्वेज है उससे हमारा ब्रेन ट्रेन हो और जो हमारे विचार हैं हम उनको सर्वोत्तम ढंग से व्यक्त कर सकें। आप कई बार देखेंगे कि एक जूनियर लॉयर भी वही बात कह रहा है और एक बहुत एमिनेंट लॉयर भी ये बात कह रहा है, लेकिन सिर्फ कहने की जो शैली है और कहने की जो बारीकी है, जो विश्लेषण की बारीकी है, जो फॉरेंसिक क्लैरिटी उसके प्रेजेंटेशन में है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। इसका कोई ऐसा क्रैश कोर्स नहीं है कि आप सुबह अनुलोम विलोम करेंगे, शाम को कपालभाति करेंगे, परसों सुबह आपके पास फीडिंग्स का हुनर आ जाएगा, प्रेजेंटेशन का हुनर आ जाएगा। दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और ये इस पर निर्भर करेगा कि आप अपने आप को कितना खपाते हैं उस प्रकरण के तथ्यों पर, उससे संबंधित लॉ पर। तब पता चलेगा कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कितना समृद्ध है। और इसलिए ये कहा गया है कि योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड विल डिटरमिन योर एल्टीट्यूड, किसी ने बहुत अच्छे से कहा है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि फैसिलिटीज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। अगर आप पुराने फैसले कैसे लिखे गए, पुराने मैटर्स कैसे आर्ग्यू हुए, अगर उसको देखेंगे, फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती पर एक किताब आई और वो किताब ही पूरी इस बात पर है कि केशवानंद भारती किस तरह से आर्ग्यू हुआ, उसकी किस तरह से प्रिपरेशन हुई और उसका जजमेंट किस तरह से कितने दिनों में कैसे लिखा गया। तो पब्लिश्ड बुक है, अध्यारू जिना साहब ने लिखी है, जो खुद उस मैटर में एक आर्ग्यूइंग काउंसिल थे। तो वो बताते हैं कि उस समय तो इंटरनेट नहीं था, ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ब्रिटिश लाइब्रेरी से मंगाए जा रहे हैं, कहीं नेशनल लाइब्रेरी से मंगाए जा रहे हैं, और पालकी वाला के रूम में किताबों का अंबार लगा हुआ है, उसमें सब फ्लैग लगा के यंग लॉयर्स बैठे हुए हैं, वो उनको असिस्ट कर रहे हैं। आज आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पहले की जनरेशन इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे साथ मिस्टर शर्मा मिस्टर वर्मा बैठे हैं। हम लोगों को हमारे सीनियर कहते थे कि इस बारे में कोई केस लॉ ढूंढ के लाओ, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट केसेस का ईयरली डाइजेस्ट ले लेके बैठते थे, फिर MPLJ का डाइजेस्ट देखते थे और फिर मिल जाता था कि अरे 94 सुप्रीम कोर्ट मिल गया, तो वैसी खुशी होती थी जैसे आर्किमिडीज को नहाते समय हुई होगी। लेकिन जब सीनियर के पास लेके जाते थे तो सीनियर कहते थे देखो देखो आगे क्या हाल है इसका। तो फिर एक आध दिन पूरा रिसर्च चलती थी, फिर पता लगता था अरे ये तो 98 में ओवर रूल हो गया या डिस्टिंग्विश हो गया या लार्जर बेंच को चला गया। आज आप पूरी लाइब्रेरी अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे कैरी कर रहे हैं और एक क्लिक से आप किसी केस की जन्म कुंडली पूरी पता लगा लेते हैं कि ये केस कब रेफर हुआ, कब लार्जर बेंच को गया, कब डिस्टिंग्विश हुआ, किस पॉइंट पे डिस्टिंग्विश हुआ, कौन से ज़्यादा जजेस का फैसला है, कौन सा कम का है। सारे वो पॉइंट जिस पे लॉ ऑफ प्रेसिडेंट निर्भर करता है वो आपको एक क्लिक पर उपलब्ध है। यहाँ पर हम सभी को अपने आप से ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या हमारी तैयारी, मैं तो अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूँ, कि क्या मेरा जजमेंट आज से 30 साल पहले जो जजेस यहाँ थे जिनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी, क्या उनके जजमेंट से कंपेयर करने लायक है या नहीं है। ठीक है, आज हमारे पास प्रेशर ऑफ वर्क उनसे हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी। आज आप ऑस्ट्रेलिया का जजमेंट, इंग्लैंड का जजमेंट, हर जगह का जजमेंट आपके पास डेस्कटॉप पर है। क्या हमारे प्रिपरेशन में, आर्गुमेंट में वो क्लैरिटी है, वो फॉरेंसिक क्लैरिटी है? ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं और ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो फैसिलिटी आई है, इसके साथ मैं एक खतरा भी देखता हूँ।
और वो खतरा सतहीकरण और सरलीकरण का खतरा है कि आपके पास एक मैटर आया, आपने उसको टाइप किया, आपको आपके डेस्कटॉप में 10 फैसले आ गए, आपने उसका हेड नोट देखा, आपको लगा ये जो चौथा जजमेंट है ये हेड नोट मेरे केस जैसा है, आपने वो हेड नोट किया और उसको कोर्ट को दे दिया। मैं आपको अपना सचमुच का अनुभव बताता हूँ। मेरे सामने ग्वालियर में एक मैटर आर्ग्यू हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि साहब इस एम्प्लॉय को फुल बैक वेजेस मिलना चाहिए और ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का हालिया फैसला इसमें लगा अनेक्षर फलाना फलाना और इसमें पूरा बैक वेजेस दिया गया। तो मैंने वो फैसला देखा तो मुझे लगा कि इसको अंदर पढ़ना चाहिए। जब मैंने देखा तो हेड नोट गलत था। हेड नोट में यह था कि एम्प्लॉई इज एंटाइटल्ड फॉर फुल बैक वेजेस, जबकि जो अंदर जो जजमेंट का सब्सटेंटिव पैराग्राफ था वो कहता था कि इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट। तो अब क्योंकि पूरी पिटीशन उस जजमेंट पर बेस्ड थी, माय केस इज स्क्वायरली कवर्ड बाय जजमेंट ऑफ सच एंड सच, तो भागने का कोई रास्ता नहीं था। हेड नोट इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ एडिटोरियल बोर्ड। हेड नोट इज नॉट द पार्ट ऑफ द जजमेंट। इट ओनली हेल्प्स यू कि आप ढूंढ लें कि क्या डिसाइड हुआ है, किस पैरा में डिसाइड हुआ है, बट ऑलवेज गो थ्रू दिस रेलेवेंट पैराग्राफ ऑफ द जजमेंट, दैट ओनली इज मे बी ए बाइंडिंग प्रेसिडेंट। बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि हेड नोट गलत है, बहुत अच्छे जर्नल्स में भी आपको हेड नोट गलत मिलेंगे, तो डोंट रिलाई ऑन हेड नोट। दूसरा यह है कि ये देखें कि उस केस के जो फैक्ट्स थे उसमें जो लगने वाला स्टैट्यूट था क्या वो आज भी लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 16 साल की लड़की भी अगर कंसेंट देती है तो उसको कंसेंट माना जाएगा। ये जजमेंट 1994 के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जजमेंट से उपजा है। इसका मतलब यह है कि 94 से पहले का क्राइम है, तब तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 94 में डिसाइड किया। उसके बाद अमेंडमेंट हो गया आईपीसी में, और अमेंडमेंट होकर वो 16 साल की उम्र 18 साल बढ़ा दी गई। तो आज एक 16 साल की लड़की के मैटर में अगर आप ऐसा जजमेंट साइट करते हैं व्हेन स्टैट्यूट इज टोटली डिफरेंट, तो दैट जजमेंट विल बी ऑफ नो यूज फॉर यू। लेकिन अगर आपने स्टैट्यूट नहीं देखा और वकील के चेहरे पे कई बार अत्यंत आश्चर्य के भाव आते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखा रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, तो इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज द गवर्निंग स्टैट्यूटरी प्रोविजन तो आपको ऐसा लग सकता है। आप कह रहे हैं साहब मैं सीनियर था, मुझे नहीं प्रमोट किया, मेरे जूनियर को कर दिया। क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन इज नॉट सीनियोरिटी कम फिटनेस, इट इज मेरिट कम सीनियोरिटी। तो सिंस योर जूनियर वॉज मोर मेरिटोरियस ही वॉज प्रमोटेड। तो द क्राइटेरिया यार्डस्टिक जो है वो दोनों में अलग अलग है। तो देयरफॉर यू शुड नो व्हाट इज द स्टैट्यूटरी provision governing the field and you should examine your case in the light of that governing statutory provision. अब अंत की ओर जाते समय मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो 2 उदाहरण मैंने दिए, समय की कमी की वजह से मैं बहुत सारे दूसरे उदाहरण भी आपको दे सकता था। मैं चाहूँगा कि वो किताबें आप लोग पढ़ें कि भूलाभाई देसाई को जब हम सुनते हैं या जब पालकीवाला को सुना जाता है, तो जब भूलाभाई देसाई को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई डिफेंस की चीन की दीवार खड़ी कर दी। पालकीवाला के वीडियो अभी भी कुछ यूट्यूब पे पड़े हैं, आप सुनिए, आपको ऐसा लगेगा कि ज्ञान की बाढ़ आ रही है। तो ये जो ज्ञान की बाढ़ आ रही है, क्या किसी दिन अचानक माँ सरस्वती ने सुबह सुबह प्रकट होकर इन दोनों को आशीर्वाद दे दिया था कि आज से आपको ये शक्ति प्राप्त हो गई हैं? जो ज्ञान की बाढ़ आ रही है, वो जो बाढ़ है वो भी एक एक कतरा जमा होकर बाढ़ का रूप लेता है, और वो जो चीन की दीवार है डिफेंस की, वो भी एक एक ईंट जमा कर ही चीन की दीवार बनती है। तो ये जो निरंतर अभ्यास है, ये जो निरंतर परिश्रम है, उसकी वजह से इन लोगों ने इस मुकाम को हासिल किया। तो इसलिए यंग लॉयर्स कितना परिश्रम करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा चीफ कह रहे थे, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि वो बात बिल्कुल सही है कि आप यंग लॉयर्स शुरू के 1 से 5 साल में अपने आप को जैसा ढाल लेंगे,
वैसा ही वो आदतें ही आपको आगे चलाएंगी। मैंने अपने इतने साल के अनुभव में किसी को 10 साल बाद अचानक बहुत पढ़ते लिखते हुए नहीं देखा। जिसने अपने शुरू के दिन में अपने को जिस तरह से ढाल लिया, उसने ज़रूर आगे और इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करने की संभावना बनी रही। क्योंकि एक चीज़ का हमेशा याद ध्यान रखिए, आप लोगों में से अगर किसी ने एनसीसी की हो तो एनसीसी में एक चीज़ होती है कि वहीं खड़े होकर कदम चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कदम ताल। तो आपके प्रोफेशन में कदम ताल नहीं होता। आप या तो और ज्ञान और तैयारी और बेहतरी की ओर बढ़ते हैं, या आप स्टैग्नेट होते हैं और आप पिछड़ते हुए चले जाते हैं। भगवान बुद्ध ने आदमी को 4 श्रेणियों में बांटा था, और उसमें पहली श्रेणी उन्होंने उन लोगों की मानी जो अंधकार से प्रकाश की यात्रा कर रहे हैं। दूसरी श्रेणी में वे हैं जो प्रकाश से अंधकार की यात्रा कर रहे हैं, और तीसरी वो हैं जो अंधकार से और अंधकार की ओर यात्रा कर रहे हैं, और चौथे भगवान बुद्ध की राय में वो थे जो प्रकाश से और प्रकाश की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो आप अंधकार से प्रकाश की ओर, प्रकाश से और प्रकाश की ओर यात्रा करें, इस उद्देश्य के लिए ये आयोजन यहाँ किया गया था। मैं जिन लोगों को रुचि हो उनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि लॉयर्स को लॉ के अलावा भी दूसरी चीज़ें पढ़ना चाहिए। अगर आप लॉयर्स का इतिहास उठाकर देखेंगे, जजेस का इतिहास उठाकर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उनकी आप अगर सीरवही को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर में उनको ज़बरदस्त इंटरेस्ट था। हमारे यहाँ राजेंद्र तिवारी साहब थे, उनको संस्कृत, उर्दू, हिंदी में बहुत इंटरेस्ट था। तो अगर आप इस देश का कल्चर, आप इस देश का इतिहास, आप इस देश का साहित्य, इस देश की संस्कृति जानते हैं, तो आपके लिए आपका प्रेजेंटेशन समृद्ध होता है और आपका विजन, आपकी अंतर्दृष्टि समृद्ध होती है। तो किसी पोएट ने कहा है, द लॉयर नो अबाउट इज प्रॉपर्टी एंड लैंड, बट वाई द लीव्स आर ऑन द ट्रीज एंड वाई द वेव्स डिस्टर्ब द सीज, why honey is the food of bees, why horses have such tender knees, why winter come when rivers freeze, why faith is more than what one sees, and hope survives the worst disease, and charity is more than these, they do not understand. तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको भी अंडरस्टैंड करें, इसको भी समझें। तो अपनी वाणी को विराम देके और इंटरेक्शन सेशन से पहले मैं उस बात से संबंधित एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अपने वक्तव्य के आखिरी में कही थी, कि ये सारा आयोजन आपको इस बात की सहूलियत प्रोवाइड करता है कि आप अपने को समृद्ध करें। भगवान बुद्ध 1 महीने की एक प्रवचन श्रृंखला को संबोधित कर रहे थे जैतवन नाम की जगह पर। तो 3 सप्ताह के बाद एक युवा प्रतिभागी उनके पास आया और उसने कहा कि तथागत, मैंने पिछले वर्ष भी 1 माह का आपका एक अनुष्ठान इसी तरह से अटेंड किया था, और अभी भी मैं 3 सप्ताह से आपका अनुष्ठान अटेंड कर रहा हूँ। मेरे जो सहयोगी मित्र साथी थे वो धर्म के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ गए, मैं वहीं का वहीं हूँ, इसका कारण क्या है? तो गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हारी बोली से ऐसा लगता है कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो। तो बोले, तथागत आप ठीक कह रहे हैं, मैं श्रावस्ती नाम के नगर का निवासी हूँ। तो अगला सवाल बुद्ध ने ये किया कि तुम्हारे मित्र परिजन संबंधी जब श्रावस्ती जाते हैं तो तुम उन्हें मार्ग बताते हो? बोले, हाँ मैं बहुत विस्तार से बताता हूँ कि गंगा के किनारे किनारे जाना है, फिर ये कछार आएगा, फिर ये जलाशय आएगा, और उसके बाद उत्तर दिशा में जाओगे तो अमुक नदी के किनारे श्रावस्ती नगर मिलेगा। तो बुद्ध ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ अगला सवाल ये किया कि क्या तुम्हारे मार्ग बताने से वे श्रावस्ती पहुंच जाते हैं? तो बोले, तथागत ऐसा कैसे होगा, मैं तो उन्हें सिर्फ मार्ग बताता हूँ, चलना तो उनको ही पड़ेगा। तो बुद्ध ने कहा, मैं भी तुमको यही कहना चाहता हूँ कि मैं तो तुम्हें सिर्फ मार्ग बताता हूँ, चलना तो तुमको ही पड़ेगा। जो अपने उद्देश्य के लिए और अपने गंतव्य के लिए 10 कदम चलेगा वो 90 कदम दूर रह जाएगा, जो 90 कदम चलेगा वो 10 कदम दूर रह जाएगा। इसको उस समय की पाली भाषा में
बुद्ध ने कहा था, तुम्हें ही किच्चम आतप्पम अक्खा तारो तथागत। तथागत तुमको रास्ता दिखाते हैं, चलना तुमको खुद ही पड़ेगा। तो ये एकेडमी, हमारे सीनियर्स, लॉयर्स, जजेस ने हमको जो रास्ता दिखाया है प्रिपरेशन का, रास्ता वो दिखा गए हैं, चलना हमको खुद पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सारे यंग लॉयर्स इसमें बहुत परिश्रम करेंगे और ये इस मार्ग पर चलने की अपनी गति को बढ़ाएंगे, और भी ज़्यादा परिश्रम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, इंटरैक्शन में अगर कोई सवाल हो आपके मन में, निसंकोच पूछ सकते हैं। सुप्रिया, एनी क्वेश्चन? कोई यहाँ मार्क्स नहीं मिल रहे हैं किसी भी बात के। एनी क्वेश्चन, एनी यंग लॉयर? यस प्लीज। Your Lordship, first of all, thank you for this wonderful session. My question, Your Lordship, is that the best law schools of this country and the alumni and the pass outs of those law schools, they are directly going to the law firms. Why is it that nobody wants to join litigation? And why is it that when the people who can speak English, like I belong to a very small district called Bhind, so I am told that if you want to join litigation, you either go to the Supreme Court or to the High Court. Why has it happened that we as lawyers are never looking forward to go to the district courts and learn the art of advocacy over there? Because that is where the real skill, I believe, can be developed. How is this, and how can we overcome that without going to the district courts, how can we learn better in just remaining in the High Court or the Supreme Court? It's a very good question. What I find, there are basically one important reason which we have gathered from our experience. We know a boy who was from a family of judges. He was the poster boy of one national law university because in the first batch he got a very sizable amount, some package in a multinational company. तो everybody was keen कि हमको भी ऐसा पैकेज मिल जाए, उसको जैसा मिला हमको पैकेज मिल जाए। वो that boy, he met with a judge of Madhya Pradesh High Court after about 10-15 years in Delhi. तो उनका उस फैमिली से परिचय था, तो उसने पूछा कि तुम थोड़ा डिप्रेस दिख रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, सर सही बात तो यह है कि मैं जब आया तो मैं अकेला था जिसको इतना बड़ा पैकेज मिला, लेकिन आज 15 साल बाद मैं ये देखता हूँ कि मेरे साथ के जो लॉयर्स थे आज वो सीनियर एडवोकेट्स हो रहे हैं, आज उनके पास फ्लीट ऑफ कार्स हैं, दे आर काउंसिल फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, दे आर काउंसिल फॉर ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, एंड मैं एक हायर परचेज एग्रीमेंट बना के शाम को उनसे अप्रूव कराने के लिए उनके चेंबर में बाहर बैठा रहता हूँ। तो उसने जो कमेंट किया, मतलब ये भोगा हुआ यथार्थ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसने ये कहा कि ये जो हम लोग शॉर्टकट करके वहाँ चले जाते हैं मल्टीनेशनल में या किसी उसमें, तो वहाँ स्टार्ट तो बहुत अच्छा है और सिक्योर्ड है, लेकिन आगे स्टैग्नेशन है। यहाँ शुरू में स्ट्रगल है, लेकिन जैसा चीफ कह रहे थे, देयर इज समथिंग बियॉन्ड स्काई। एक लॉयर का जो स्टैंडिंग है, जो रेपुटेशन हो सकता है, वो नोबडी कैन मैच इट। तो शॉर्टकट और इतने लंबे स्ट्रगल से उबरने के लिए लोग उसमें निकल जाते हैं। ये मेरा भी अपना वकालत के दिनों का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप सब लोग उस दौर से गुजर रहे हैं। 3 साल 5 साल तक कई बार यही नहीं समझ में आता कि हम कहाँ खड़े हैं। वो स्ट्रगल ऐसा है, और अगर आपका फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, आपके लिए वो स्ट्रगल बहुत मुश्किल होता है। मैं उसको अपने पर्सनल अनुभव से जानता हूँ, लेकिन यही स्ट्रगल आपको निखारता है। ये स्ट्रगल आपको एडवर्सिटी कैसे झेलनी है ये आपको सिखाता है। तो जो इस स्ट्रगल को सस्टेन कर जाते हैं वो निकल जाते हैं। एक अंग्रेजी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है कोलंबस। तो कोलंबस का शिप जा रहा है बीच समुद्र में और कहीं दूर दूर तक और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। रसद खत्म हो रही है, नाविक थक गए हैं और समुद्री डाकुओं का डर है, तूफान आ रहा है। तो सारे लोग थोड़ा संकोच के साथ कोलंबस के पास जाते हैं और उसमें एक सवाल है कि व्हाट शैल वी डू व्हेन ऑल होप इज गॉन।
what shall we do when all hope is gone? The answer of Columbus is sail on, sail on, sail on and sail on. तो यंग लॉयर्स के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. ये जगह बनाने का समय. इस समय आप कैसे परिश्रम से इस इंस्टीट्यूशन में अपनी जगह बनाते हैं, इसके लिए आप में बहुत धैर्य की ज़रूरत है और बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत है. मैं पालकी वाला का उदाहरण बार बार आपको इसीलिए दे रहा था कि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया. दूसरा ये कि जो ट्रायल कोर्ट में नहीं जाते, मेरे हिसाब से ट्रायल कोर्ट की प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस है, खासतौर पे सिविल क्रिमिनल मैटर्स में. आप कॉन्स्टिट्यूशनल साइड में टैक्स में करना चाहते हैं, आप सीधे हाई कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ट्रायल कोर्ट में वर्क किया है तो आपको इवन रिट जुरिस्डिक्शन में काम करने में बहुत ज़बरदस्त मदद और गाइडेंस मिलती है. प्लीडिंग्स कैसी होना चाहिए, चीज़ों को कैसे प्रूव करना चाहिए, इश्यूज़ को कैसे एड्रेस करना चाहिए. अगर आपने ट्रायल कोर्ट में काम किया है तो ट्रायल कोर्ट से उपजे हुए केस जो हाई कोर्ट में आते हैं उसको भी आपको हैंडल करने में मदद मिलती है कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पूछा कि नहीं पूछा, ये नहीं पूछा होगा, वहाँ का लॉयर 1 मिनट में समझ जाता है कि यहाँ नहीं पूछा होगा, ये यहाँ पूछा होगा. तो दिस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. सेल ऑन इज द ओनली वे. Yes, any other question? हाँ, सुप्रिया, चलिए किसी को भी दे दीजिए. Good evening, everyone. Thank you so much, sir, for such inspiring lecture. I would want to ask that, what should be the better conduct when we are sitting inside a courtroom, when we are meeting our other peer lawyers and other people, and inside the courtroom, inside the campus. How are, obviously, as you've told that our behavior reflects a lot, so what all? Outside the courtroom we have lot of freedom. But inside, because we are watched. Inside the courtroom, what we feel that inside the courtroom, suppose a senior lawyer or a good lawyer is arguing and you are alert. Even if it's not your matter, you can learn a lot. How he is answering the question, how he is handling with a rough opponent, how he is projecting himself, what is the point involved, which judgment he is citing. There are so many things to learn. Even अभी क्या होता है, हम कोर्ट रूम में देखते हैं तो हम देखते हैं most of the young lawyers are busy with their mobile. I'm very sorry to say that. Sometimes it may be necessary कि आप कहीं सीनियर को मैसेज कर रहे होंगे कि नंबर आ रहा है, but I don't know what they are doing in their mobile. But ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं. ये सारी फैसिलिटी हमको इसलिए दी गई कि हम और अच्छा परफॉर्म कर सकें, लेकिन हम इनके गुलाम नहीं हो जाएं. और ये समय जब हमको सब दसों दिशाओं से ज्ञान मिलने की ज़रूरत है, हम अलर्ट रहें, कोर्ट रूम में बैठ के देखें कोर्ट कैसे सवाल पूछती है, कैसे कोई मीट करता है. आपको वहाँ बैठ के लग सकता है कि मुझसे पहले वाले ने ये जो आंसर किया, दिस कुड हैव बीन आंसर्ड इन ए बेटर वे. आप उसको इस एंगल से भी देख सकती हैं. तो एवरीथिंग गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, प्रोवाइडेड आप उसको उस तरह से देखते हो. थैंक यू सर. सर, मैं हम सभी लोगों को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि आज हमें आपके साथ में इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है. मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह हम लोग आपसे प्रेरणा पाते हैं, जब आप एक युवा अधिवक्ता थे तो क्या ऐसे न्यायाधीशगण या ऐसे आपके सीनियर्स रहे हो जिनसे आप प्रेरणा पाते थे? बिल्कुल थे. क्या कोई विशेष ऐसा व्यक्ति जिनसे आपने खास प्रेरणा पाई हो? देखिए, मैं प्रेरणा नहीं, मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हूँ. मैं आपको वो किस्सा शेयर करता हूँ जहाँ मुझे डांट पड़ी. मेरे सीनियर ने हमको एक मैटर दिया जस्टिस पीसी पाठक साहब के सामने आर्ग्यू करने के लिए. तो मैंने थोड़ा सा पॉइंट देखा, मेरे जो पक्षकार थे उनका इंक्रीमेंट विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट रोका गया था और उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी. तो 1991 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, कुलवंत सिंह गिल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. तो मुझे लगा ये तो इससे बिल्कुल स्क्वायरली कवर्ड है. एंड जैसे एक युवा यंग लॉयर में उत्साह होता है, मैं उस जजमेंट को लेकर गया और मैंने
जस्टिस पाठक से कहा कि माय लॉर्ड माय केस इज स्क्वायरली कवर्ड बाय रीसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ कुलवंत सिंह गिल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जो प्रतिक्रिया थी मैं आपको हूबहू बता रहा हूँ। कहाँ से आए हो? पंजाब से आए हो? आजकल हर रंगरूट सीधे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेकर आ जाता है। कुछ देखा है मध्य प्रदेश में क्या है? आ गए ऐसे ही पढ़ के आना। तो इट वॉज केप्ट फॉर द नेक्स्ट डे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं बहुत उद्विग्न हुआ उनके जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, पर साथ ही मुझे ये भी लगा कि इनके प्रश्न में ज़रूर कोई सार है। और जब मैंने देखा तो पता लगा कि मध्य प्रदेश में सीसीए रूल में एक अमेंडमेंट हो गया है 16(1)(a। डांट का असर देखिए, मुझे आज वो रूल भी याद है कि 16(1)(a) एक अमेंडमेंट हो गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट से पनिश करना चाहते हैं तो आपको फुल फ्लेज इंक्वायरी करनी पड़ेगी रूल 14 में। तो मैं अगले दिन फिर उतने ही उत्साह से गया कि माय लॉर्ड आई एम obliged because of my lord's pertinent query, and because of that query I could lay my hands on the relevant statute, but with great respect my lord I'll say that my case is still covered by the judgment of Kulwant Singh Gill because this amendment came into being later on। अच्छा, किताब दो अपनी। किताब दी, इसमें अमेंडमेंट तुमने चिपकाया कहाँ है? कल तुम्हारा जूनियर आएगा, तुम्हारा कोई कोलीग आएगा, वो भी ऐसी बेवकूफ़ी की बहस करेगा हमारे। हर शनिवार को बैठो और चिपकाओ कि वो अमेंडमेंट प्रोविजन में अमेंडमेंट हो गया। उस समय मैं जितना भी क्षुब्ध हुआ हूँ, आज मैं जब इस घटना को याद करता हूँ तो मेरा मन उनके प्रति अत्यंत आभार से भर जाता है कि उन्होंने बताया कि तैयारी कैसे की जाती है। यही जो मैं आपको उदाहरण बता रहा था कि ये लॉयर ने अगर चिपकाया होता कि 16 साल है एज की 18 साल है तो वो उस जजमेंट को नहीं हमारे यहाँ साइट करता। तो उस समय भी बहुत सारे जजेस थे जिनके हम लोग को लगता था कि हमको पूरी फ्रीडम है, हम अपना प्रपोजिशन रख सकते हैं, हम उनको वो कर सकते हैं। बहुत से सीनियर लॉयर्स थे जिनकी प्रिपरेशन से हम लोग इंस्पायर होते थे। एक सीनियर लॉयर थे, वो 2 सेट ऑफ किताबें लेके आते थे। एक वो कोर्ट को देते थे, एक वो अपने लिए लाते थे कि कोर्ट की किताब निकलने में समय लगेगा। तो वो इतनी थॉरो प्रिपरेशन से आते थे। तो हर दिन हम अपने आप को एनरिच करते थे, वहाँ बैठते थे। फिर आपको पता चल जाता है कि आज हाई कोर्ट में कोई बड़ा प्रेस्टिजियस मैटर किसी पर्टिकुलर बेंच में हो रहा है, आप जाकर वहाँ बैठ के सुन सकते हैं कि दिल्ली का कोई टॉप लॉयर बहस करने आया है, हमारे यहाँ का कोई बड़ा प्रेस्टिजियस मैटर आर्ग्यू हो रहा है। तो जो सीखना चाहता है उसके पास बहुत ज़रिए हैं। अब तो आपकी लाइब्रेरीज़ दोनों खुली हुई हैं आपके लिए, 2-3 लाइब्रेरीज़ हैं हाई कोर्ट की, दोनों बार की, हाई कोर्ट जजेस की लाइब्रेरी, सब जगह मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर भी हैं सुप्रीम कोर्ट केसेस के। Good evening, sir. Good evening, everyone. So my name is Nikhil Bhatt. I have joined the bar very recently in November 2021. My question, my lord, stems from the previous question that involves the struggles of a young junior advocate. But before coming to the question, I'd like to offer my thanks for this wonderful initiative, and I hope that it carries with the same vigor. My lord, my question is with regards to the legal aid cell that provides the legal assistance to pauper litigants. My lord, in the panel of the legal cell, there's hardly any inclusion of young advocates. Now, if it's not a question per se, but it's a rather, if I may, it's rather a suggestion that, my lord, so a lot of time in the for a young lawyer, if there's a more inclusion for young lawyers in the legal cell, I feel that, in my humble opinion, I feel that it will not only provide us a better learning process, but will also monetarily incentivize the whole process. And if I could just go ahead and say that, for example, if a young lawyer, I'm sorry interrupting you. So first of all, I must appreciate your keenness to work pro bono. So but we are keeping this question in abeyance because this is going to be a dedicated subject in a session
All right. in the future session. So All right. we'll deal with that in that session. Thank you, sir. Thank you. And that will compel you to attend that also. Absolutely. Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर. दूसरी सर, मैं इंग्लिश के मामले में थोड़ा सा तंग हूँ, मैं हिंदी में ही बात करूँगा. मेरी हिंदी मेरे इंग्लिश से ज़्यादा अच्छी है. सर सबसे बड़ी बात है कि मैं 20 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, 21 मार्च से मैं हाई कोर्ट ज्वाइन किया प्रैक्टिस के लिए. सर मैं सबसे हमेशा सुना करता था पॉल सर, लॉर्डशिप, मेरे बहुत सारे दोस्तों का आपने इंटरव्यू लिया जो जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. मैंने सबसे आपके लिए बहुत अच्छा सुना सर. सर मेरा एक क्वेश्चन था, छोटी सी क्वेरी थी सर, आप इतना जागृत कैसे रहते हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. मुझे लगता है सबको जागृत रहना चाहिए. सर जैसा अभी शायद मेरा पूरा संबोधन ही जागृत रहने के बारे में है. सर जैसा अभी आपने जितना भी कुछ हमको बताया, बिल्कुल भर गए हम लोग अंदर से. आज जाएंगे, लग जाएंगे, करेंगे, अच्छे से करेंगे. सर इसको कंटिन्यू कैसे किया जाए? वो आखिरी कहानी फिर से जो मैंने अभी सुनाई थी आपको, सर सेल ऑन, उसको और बुद्ध की भी. जी सर. चलना तो आपको ही पड़ेगा. जी सर. शॉर्टकट कुछ नहीं है. हाँ जी. My question is that, Lordship, in today's scenario, this phrase that the master of all trades, jack of all trades, master of none, does this apply to today's scenario? To be very specific, can we take or can we expand our horizons in other fields rather than sticking to a particular field? For example, being in a civil field or criminal, or for example, we face on a regular basis different clients from different fields. So shall we proceed with that, or shall we stick to a particular field? Interesting question. At the cost of repetition, I'll quote the same example, that whatever is the nature of matter, ultimately what is there before you is a bundle of facts, a fact situation. The relevant statute which governs that matter, whether it is Evidence Act or whether it is a POXO Act or it's a taxation statute, and your relief claimed. When you practice, you on regular basis read the statutory provisions. Someday you are reading to Article 220.